हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उसके विषय में बात करने वाले हैं। और ये इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए है, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी ही है पीजी प्लस नेट यानी मास्टर्स, और आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि अब पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया है और अगर आप पीएचडी में इनरोल हो रहे हैं या होने वाले हैं या इनरोल अभी नहीं किया है और नेट क्वालिफाइड किया है और जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि जब हम यूजीसी के सिलेबस को पढ़ते हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस को पढ़ते हैं, तो उसको इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है कि आपके लिए वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर काम आएगा। ठीक है, अगर आप इस सिलेबस के पैटर्न को देखेंगे, ये पर्टिकुलरली मैं अभी हिंदी के लिए कर रही हूँ और इसका जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन होगा, लेकिन जो हिंदी वाला है वो सेक्शन भी आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि जो हम लोगों ने पढ़ा है यूजीसी नेट के दौरान, अगर हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया अभी ही, यानी कि अगर आपने मास्टर्स के लेवल पे ही उसे पढ़ लिया, नेट क्वालिफाई करने से पहले ही अगर उस बेस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, आगे चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है हमें उसका पैटर्न मालूम हो और किन किन तरीक़ों से मतलब गैप है, यानी ये भी एक चीज़ जो होती है वो मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से पेपर होने वाला है, दोनों पेपर में पास होना ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि हमेशा हमें ये लगता है कि अगर कंबाइंड पेपर हो रहा है तो ऐसा मतलब सिर्फ ओवरऑल में पास होना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 2 पेपर अलग अलग दिया जा रहा है तो दोनों में ही पास होना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई करते हैं। और अगर एक में आपका बहुत अच्छा मार्क्स है और एक में आपका ऐसा है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन है और 50 में आपको 10 आ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, भले ही आपने दूसरे पेपर में 150 के 150 क्वेश्चन सही किए हों। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, तो चीज़ें इन सब चीज़ों को समझते हुए करनी चाहिए। और स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न पत्र है वो मध्य प्रदेश के हैं, जनरल नॉलेज के विषय में है। और जैसे ही आप जिस भी ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो ये कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, तो हर स्टेट में ऐसा होता है और हर स्टेट का जो पेपर होता है वो पहला पेपर वो स्टेट बेस्ड पे होगा, यानी कि उसी के करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, वहाँ की लोक संस्कृति के विषय में होगा, वहाँ के भौगोलिक स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो राजनीति के संदर्भ में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो भी होगा वो राज्य के इर्द गिर्द ही सवाल पूछे जाएंगे पेपर 1 में। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें राज्य विशेष का कुछ हस्तक्षेप नहीं होता है। हालांकि कुछ कुछ राज्य में है, जैसे मध्य प्रदेश में राइटर स्पेसिफिक किया गया है कि मध्य प्रदेश के जो राइटर हैं उनके लिए एक अलग से सेक्शन कह सकते हैं या यूनिट बता सकते हैं या इकाई कह सकते हैं, वो दिया है कि अगर बाकी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी मध्य प्रदेश के जो लेखक हैं उनका क्या योगदान है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो बाकी राज्यों को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी राज्यों का भी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी और वीडियो के ज़रिए ही इन्फॉर्म कर दूंगी। जो भी होगा पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम देखते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की जो सब्जेक्ट की सीट जो आई हैं वो बहुत अच्छी खासी हैं। ठीक है, और इसका प्रोस्पेक्टस मैं भेज दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी समय है इस चीज़ के लिए, और अच्छे से विचार कर लीजिए कि आप इसके लिए अपेयर होना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि होता ये है कि अगर ये राज्य अभी वैकेंसी निकाल रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। बाद में क्या पता ये चीज़ें डिले हों, और क्योंकि वैकेंसी जब आए तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूँगी। पहला जो पेपर है वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान है और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों ही हैं। मध्य प्रदेश के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। और राज्य विशेष के लिए तो बताया ही गया है, मध्य प्रदेश के विषय में पूछा जाएगा आपसे, और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे यूजीसी नेट में था आपका कि आपको हायर एजुकेशन के विषय में जानना है, तो ये सब कुछ यहाँ पे नहीं है। कुछ कुछ
राज्य में है वो चीज़, तो जैसे जैसे होगा वो बताऊंगी। तो ये यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और कंप्यूटर के विषय में है। सिर्फ मैं शायद वो अतिशयोक्ति है कि सिर्फ कह रही हूँ मैं, ये बहुत बड़ा ही है सिलेबस, तो देख लीजिए। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जो 200 मार्क्स है टोटल, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन कर रहा है। तो और ये 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद इसमें बीच में गैप होना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं क्या है इसका गैप है या नहीं, ये देख लेते हैं। और ये पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि OMR वाला जो आपका जो आता है, ठीक है। आपको OMR फिल करना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन आपको ये CBT मोड में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो अगर आप CBT का देते एग्ज़ाम का, मतलब कह सकते हैं कि आप उसके आदी हैं, तो ये एक चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि गोल करना और फिर आंसर को याद करना, मतलब मुझे थोड़ा ये लगता है कि ये टाइम टेकिंग ज़्यादा है कंपेयर टू CBT, ठीक है। आप लोग अगर इससे सहूलियत महसूस करते हैं तो वो ठीक है, और जिनका CBT का है तो फिर उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। सेकंड पेपर जो है वो 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और ये 600 मार्क्स का है टोटल, और ये 3 घंटे का होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर साक्षात्कार होगा 100 अंक का। तो यानी कि आपको एंट्रेंस जो होगा ये आपका परीक्षा में आपको 800 में क्वालिफाई करना होगा। अब वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रीवियस कट ऑफ अभी मैं इसका देखती हूँ क्या है, फिर वो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। प्रीवियस कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ देखना भी ज़रूरी है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कितना स्कोर करने का चांसेस बढ़ता है हमारे लिए, ठीक है। तो 800 है, 800 में आपको स्कोर करना होगा ताकि आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएँ। और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। वो किस बेसिस पे होगा ये भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि डायरेक्ट इंटरव्यू है या फिर आपका इसमें API भी इंक्लूड होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो साक्षात्कार 100 दे रखा है, टोटल 900 के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा, ठीक है। तो यानी कि बीच में गैप है, तो पहला पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको गैप मिलेगा, फिर 3 घंटे का पेपर है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। पहले वाले में 50 क्वेश्चन होंगे। प्रथम प्रश्न की विषय वस्तु जो है वो आप लोगों को पता है। द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। कुल 200 प्रश्नों के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंक का होगा, ठीक है। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होंगे, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर। अच्छा, ठीक है। कुछ राज्य में ये सब्जेक्टिव मोड में भी हो रहा है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों ही पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहा है। CBT मोड नहीं है, ठीक है। ये OMR वाला है, और बस ये OMR का है, ठीक है। प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी, और बाकी जो सेकंड पेपर है उसके लिए 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में गैप भी होगा। इस प्रकार 4 अंक होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों को प्राप्त अंकों को जोड़कर बनेगी, ठीक है। दोनों में ही पास करना ज़रूरी है। दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखा, मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि आप लोग अगर ये सोच कर चल रहे हैं कि आपको ओवरऑल 800 मार्क्स के हिसाब से जज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 200 मार्क्स के बेसिस पे भी जज किया जाएगा, और आपको 600 मार्क्स के बेसिस पे भी जज किया जाएगा। और उसके बाद ही अगर आप दोनों में ही क्वालिफाई होते हैं तभी आपका एक इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाने के हिसाब से मेरिट बनती है, ठीक है। तो दोनों में 40% अंक लाना ज़रूरी है, तो ठीक है। अभी ये है 5वां नंबर पॉइंट है, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक है। मध्य प्रदेश के सूचित अनुसूचित जाति के लिए इनके लिए थोड़ा बहुत 30% अंक प्राप्त करना होगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो आपका कोई भी कास्ट नहीं लगने वाला है, यहाँ आप जनरल में काउंट होने वाले हैं। और वुमेन कैंडिडेट जो हैं वो भी, अगर आप सोच रहे हैं कि वुमेन कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी मध्य प्रदेश की आप वुमेन हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद पहले जो है वो एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। अगर एलिजिबिलिटी है तो उसके लिए फिर वो आपसे क्या कह सकते हैं, अटेस्टेड करके पेपर भी मंगवा सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आप एलिजिबल हैं, तो ये प्रूफ दिखा दीजिए ताकि साक्षात्कार के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, ठीक है। तो साक्षात्कार जो है 100 अंक का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो जैसे 40% उसमें लाना था, तो साक्षात्कार के लिए ऐसा नहीं है, वो तो हाईएस्ट से वो खुद ही काउंट करेंगे, ठीक है। चयन प्रक्रिया होगी, प्रथम चरण से संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति OMR परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर वेबसाइट पर
दे दी जाएगी। 7 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएगी, यानी कि आप क्लेम करना चाहते हैं कोई तो क्लेम भी कर सकते हैं। और ये क्राइटेरिया बता रखा है कि किस किस प्रश्न को क्लेम कर सकते हैं और क्या क्या तरीका है, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये छठा पॉइंट भी है आपका क्लेमिंग से रिलेटेड, अगर आप आंसर की क्लेम करते हैं तो साक्षात्कार के लिए सीट का 3 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, और अगर सेम अंक है तो उससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये है तरीका इंटरव्यू में कॉल करने का। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। ठीक है, तो आपको जो भी डिटेल होगा वो आपको वेबसाइट से मिलेगा, या फिर आप जो भी अपना डिटेल देना चाहते हैं जैसे ईमेल देंगे तो आपको ईमेल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। विज्ञापन की कंडिका 7 चयन प्रक्रिया के अनुसार यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्राप्त वरीयता अंक के योग्य के गुणाक्रम के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उनके लिए है, और तो वो इन सब चीज़ों से परिचित होंगे। ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस होगा, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनको इस चीज़ के विषय में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एज अ फ्रेशर अपीयर कर रहे हैं, तो इस वजह से आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको क्लेम करना है तो उसी बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों पे आप कोई भी क्लेम आपको करने का हक नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 पाठ्यक्रम है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और आपका कंप्यूटर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास होना चाहिए, संस्कृति एवं साहित्य के विषय में आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के विषय में इतनी चीज़ों का आपको ज्ञान लेना है। ठीक है, तो लोक संगीत है, लोक कलाएँ हैं, प्रमुख साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएँ हैं, व्यक्तित्व हैं। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश का भूगोल भी पूछा जा सकता है, राजनीति अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए, और इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, तो जो भी कुछ अभी करंट में इससे रिलेटेड होगा, इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी करंट में जो न्यूज़ होंगी उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये कंप्यूटर का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, तो इसमें जितना कुछ भी अब लेटेस्ट जुड़ता जाएगा वो सब कुछ इसके दायरे में आता जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर के विषय में जो चीज़ नहीं लिखा हो वो नहीं पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का आप कुछ फिक्स करके नहीं चल सकते कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। जो भी आपको लगता है डिजिटल से रिलेटेड अब तक जो कुछ इन्वेंशन हुए हैं या फिर जो कुछ भी लॉन्च किया जा रहा है उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वो शिक्षा संबंधित हो या फिर कॉमर्स, बिजनेस, जिससे भी रिलेटेड हो वो आपको देखना होगा। ठीक है, अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे चलते हैं। ये पेपर 1 ही है, इसे इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पेपर 1 आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आप जिस लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता है, चीज़ें जिस लैंग्वेज में समझ में आती हैं, तो यहाँ पे आप उस लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं। और पेपर 2 का जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पेपर 1 जो होगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो ये आपका चौथा जो है करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, फिर ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, तो ये भी आपका इंग्लिश में है, पेपर 1 ही है। अब पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 हिंदी के विषय में जानते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो
बाकी अदर सिलेबस को अगर आप देख लें, आपका फ्यूचर गोल जान लें, अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप हायर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं और वहाँ पे आपको जो आपने सिलेबस नेट के टाइम पढ़ रखा है उसी से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो अगर चीज़ें वहीं अच्छे से क्लियर हो जाए तो आगे आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है और फिर वो नया जैसा या बर्डन जैसा नहीं लगता। ठीक है, तो हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप, ये नेट के पेपर में भी था और इसे यहाँ पर भी इसी तरीके से पूछा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो भाषा है या बोलियाँ हैं वहाँ की, उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न हों, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज तो सारी भाषाओं का लेकर चलना होगा। तो ये उसी संबंध में है। जो इकाई 1 है वो आपका भाषा से रिलेटेड है, उद्भव, विकास और स्वरूप के विषय में। ठीक है, दूसरा जो है वो हिंदी भाषा के विविध रूप, तो हिंदी मानकीकरण है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं हिंदी का वर्तमान परिदृश्य। इकाई 3 हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो आप ये खुद देखिए, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, सॉरी इकाई 1 है, इकाई 2 है और इकाई 3 है, ये पूरी तरह नेट के पेपर से मिलता है। और अगर आपने नेट में अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि यहाँ आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 का पोर्शन थोड़ा अलग है नेट के कंपैरिजन में और यहाँ आपको करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मैक्सिमम पार्ट अच्छे से पहले से पढ़ लिया तो फिर वो आपको यहाँ बेनिफिट देगा। ठीक है, अभी इकाई 3 हो गया, अभी इकाई 4 देखते हैं। इकाई 4 भी हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य है। ठीक है, आदिकाल था पहले, अभी भक्तिकालीन साहित्य है। भक्तिकालीन साहित्य में भी आपको रचनाएं दे रखी हैं। ठीक है, जैसे इसमें कबीर ग्रंथावली है, संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागमती वियोग वर्णन है जो आपको पढ़ना था नेट के टाइम। गोस्वामी तुलसीदास का बालकांड है, रामचरितमानस का बालकांड है, अयोध्याकांड है, अरण्यकांड है, किष्किंधा है, सुंदर है, लंका है, उत्तर है। तो उत्तरकांड आप लोगों ने पढ़ा था नेट के टाइम। ठीक है, सूरदास का भ्रमर गीत है जो आपको पढ़ना है, तो ये भी आपको पढ़ना था नेट के टाइम। तो चीज़ें अगर वहीं पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो यहाँ आपको जो बाकी चीज़ें जो एड ऑन हो रही हैं नई, उसको पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा और उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला जो है इकाई, वो जैसे ये इकाई 4 था, अगला इकाई देखते हैं। इकाई 5 हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य है। रीतिकाल के विषय में है, इसकी प्रवृत्तियों के विषय में है, रचनाकार के विषय में है, घनानंद आलम, बोधा ठाकुर, भूषण के बारे में है। रामचंद्रिका नहीं था वहाँ पे नेट के टाइम, बिहारी सतसई था। बिहारी सतसई आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो, तो ये सब कुछ भी आपने नेट के टाइम पढ़ रखा है, तो यहाँ पे आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपके ऊपर अभी कोई प्रेशर ना हो तो मुझे लगता है सबको ये एक बार एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कभी ये फॉर्म आएगा मुझे भी नहीं मालूम। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ में एक बार ट्राई देने में क्या ही जाता है। 540 है शायद फीस का। अगर आप MP के हैं तो शायद आपका कुछ कम हो, लेकिन जनरल कैटेगरी अगर बाहर स्टेट के हैं आप, अदर स्टेट के, तो आपका 540 रुपये लगता है फ़ी के लिए। ठीक है, MPPSC का तो कम ही है, यूपी के कंपैरिजन में तो कम है। यूपी में 2000 लगे थे। तो ठीक है, तो आप लोग इसमें अपीयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगला इकाई जो है, अगली इकाई जो है वो है 6 इकाई 6। इकाई 6 में है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल के विषय में देख लीजिए आप लोग, फिर से वही प्रवृत्तियों के विषय में है। ठीक है, इसमें आपको भारत भारती है, साकेत का नवम सर्ग है, कामायनी है, कामायनी में चिंता, श्रद्धा, ईरा है, राम की शक्ति पूजा है, बादालाग है, जागो फिर एक बार है, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, दिनकर की असाध्य विना, नदी के द्वीप, अगेगी। ठीक है, दिनकर की कविता थी पहले वाली, आगे की कविता है साध्य विना और नदी के द्वीप। केदारनाथ अग्रवाल के फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कविता संग्रह है। गज़ल संग्रह है, सुष्यंत कुमार का गज़ल संग्रह है। कुंवर नारायण का आत्मजयी है। फिर नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, अकाल। और उसके बाद ये सब कुछ आप लोगों ने नेट के टाइम पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ नया जो है वो ये फूल नहीं रंग बोलते हैं नया है, आत्मजयी नया है, साये में धूप नया है, परशुराम की प्रतीक्षा नया है, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग नया है। तो
इस आधार पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल रचनाओं को जब कहा जाता है पढ़ने के लिए, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि आगे आपको दिक्कत ना हो। अगर आप पहले से नेट के टाइम अगर ये सब कुछ नहीं पढ़ रखे होंगे तो आगे चीज़ें जो हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैंने उस वीडियो में आरपीएससी, एमपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम हो सकते थे पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने उसे कवर किया है। और कुछ जो राज्य हैं, जो प्रमुख राज्य हैं, मैंने उसके विषय में उसके पेपर को वहाँ पे डिस्कस किया है। उसका सिलेबस कैसा है, नेट के कंपेयर में आपको कितना कुछ नया पढ़ना होगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो नेट से मिलती जुलती हैं, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए पहले ही। जैसे गोदान तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। मानस का हंस है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, मैला आंचल है, ये जो किताबें हैं ना, ये आप इतना मान के चलिए कि आपको कभी ना कभी जीवन में ये काम ही आएंगे, ठीक है। गोदान की पंक्तियाँ हर जगह, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदी साहित्य का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो रहा हो और वहाँ पे गोदान से रिलेटेड कोई प्रश्न ना हो, मैला आंचल से रिलेटेड कोई प्रश्न ना हो। तो कुछ कुछ जो उपन्यास हैं जो फेमस हैं, जिनको पढ़ना ही चाहिए आपको एक बार, और एक अलग दृष्टि भी देती है आपको। इन उपन्यासों को पढ़ने के बाद आपको एक अलग दृष्टि मिलती है, और उस परिवेश में और उस टाइम क्या समस्याएं थी वो चीज़ भी हमको जानने को मिलता है, ठीक है। तो जो फेमस रचना है उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। तो अभी बात करते हैं, जैसे इसमें उपन्यासों को दे रखा है, गोदान दे रखा है, मानस का हंस है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, त्यागपत्र हैं। फिर कहानियों में है टोकरी पर मिट्टी। कहानियाँ तो आपको जितनी कहानियाँ मिले, ठीक है, मैं ये नहीं कहती यहाँ पे फेमस देखिए, जितनी कहानियाँ जिन जिन एग्ज़ाम्स के लिए लगी हैं उसे ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कहानियाँ पढ़ने में मुझे लगता है एक बैठक में आप कहानियाँ ख़त्म कर सकते हैं। उपन्यासों के विषय में ऐसा नहीं कह सकती मैं, उपन्यासों के लिए थोड़ा समय देना होता है, लेकिन फिर भी अगर लगन हो और अगर आपको ये है कि आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो फिर वो भी पॉसिबल हो सकता है। एक बैठक में ना हो, 2 बैठक में हो, लेकिन कंप्लीट कर सकते हैं उपन्यासों को भी। लेकिन कहानियाँ ज़रूर पढ़िए, जैसे नशा है, पुरस्कार है, तीसरी कसम है, परिंदे, वापसी, खोई हुई दिशाएं, कोसी का गठवा, ये तो आपका था नेट के टाइम। गदल अभी आया है नया, ठीक है। तो निबंधों के विषय में भी देखिए, आचरण की सभ्यता, मेरी असफलताएं, करुणा, देवदारू, एक लंबी कविता का अंत, मेरे राम का मुकुट बिंग रहा है, ये नेट में था। तो जो चीज़ें नेट से रिलेटेड है तो वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जो नया आ रहा है वो भी आप पढ़ लीजिए, निबंध भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बैठक में समाप्त होने वाली रचना है, मतलब विधा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति, नगेंद्र की आलोचना पद्धति, इन 4 जो आलोचकों की जो दृष्टि है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके नेट के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, ठीक है। बाकी का मैं इतना नहीं लेकर चलती हूँ कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या मानना है, बच्चन का क्या मानना है, लेकिन ये 4 ऐसे आलोचक हैं जिनके विषय में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अभी अंधेर नगरी है, चंद्रगुप्त है, लहरों के राजहंस है, कोणार्क है, अंधायुग है। फिर यहाँ आपका रचनाओं में लगा है पथ के साथी, अरे यायावर रहेगा याद। तो पढ़े हुए अगर पहले से रहेंगे कुछ रचनाओं को, तो बाकी रचनाओं को छूने में आपको डर नहीं लगेगा। और मैं एक चीज़ कहती हूँ कि रचनाओं को आप ख़रीदने की कोशिश मत कीजिए। अभी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ की लाइब्रेरी में विज़िट कीजिए और वहाँ की लाइब्रेरी से इन सारी रचनाओं को पढ़ने का प्रयास कीजिए, और वो सबसे बेस्ट तरीका है। मैं नहीं कहूँगी कि सारी रचनाओं को ख़रीद लीजिए, क्योंकि इतना पॉसिबल भी नहीं होता है, और किताबों की जो कीमत जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी कह रही हूँ, जैसे कुछ कुछ फेमस हैं तो उसे आप ख़रीद सकते हैं, जैसे गोदान आप ख़रीद लीजिए, मैला आंचल ख़रीद लीजिए। लेकिन कुछ कुछ जैसे ऐसे रचनाएं हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम को कंप्लीट कर, जैसे कोणार्क, मुझे नहीं लगता कि ये उपन्यास कहीं आपको और काम आएगा, ठीक है। काम इन द सेंस, इस सेंस में काम का नहीं कह रही मैं कि आप उसके कोटेशन को कहीं यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, गोदान के जो पंक्तियाँ हैं या गोदान की जो बातें हैं वो आप किसी भी क्षेत्र में अगर चाहें लागू करना तो वहाँ पे वो सटीक बैठती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उसके पंक्तियों को कोट करने के लिए एक किताब का होना ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहें उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। आपके लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है वो एक मददगार साबित हो सकती है आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो आप उसका प्रयोग जितने बेहतर ढंग से कर सकते हैं उतनी बेहतर ढंग से कीजिए। भी कुछ आपको लगे कि नोट डाउन करने लायक है वो आप
कर सकते हैं या बुक मार्क कर सकते हैं, या किताब पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप नोटबुक में भी उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप ख़रीदने में समर्थ हैं तो आप ज़रूर खरीदिए, ठीक है। और अगर जो सक्षम नहीं हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, वो लाइब्रेरी का यूज़ कीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप किताबों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला इकाई देखते हैं हम। अगली इकाई काव्यशास्त्र पे है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है नेट के टाइम ही। तो आप ये खुद ये महसूस कीजिए कि आपका जो मैक्सिमम इकाई है वो आपने नेट के टाइम कवर कर लिया है। अगर आप MPPSC के लिए अपीयर होते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है पेपर 1 पे, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है रचनाओं पे। जो नई रचनाएँ जो अभी लगी हैं उसके विषय में थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत क्या मतलब ज़्यादा ही जानना है। और जो ये काव्यशास्त्र है आपको सिर्फ इसमें रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगली इकाई देखते हैं। अब अगली इकाई जो है वो मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य है, ठीक है। तो ये राज्य विशेष का हो गया, ठीक है। ऐसा बाकी राज्यों में शायद नहीं है या है, अभी फ़िलहाल तो नहीं पता मुझे, लेकिन मध्य प्रदेश का देखने को मिल रहा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के हैं, तो उनका कैदी और कोकिला, बलिपंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा सब लोगों ने पढ़ा होगा, और शायद कैदी और कोकिला भी मैंने तो पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं पता। बलिपंथी के लिए मैंने नहीं पढ़ा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गायन, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये तो कविता सबने पढ़ी होगी। शिवमंगल सिंह सुमन का तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात पर आंखें नहीं भरी। भवानी प्रसाद मिश्र का है सतपुरा के घने जंगल, ये कविता सबके ज़ुबान पे होगा। और ये मतलब ऐसी तुक बनी हुई है इस कविता में ना कि आपको अगर एक पंक्ति किसी ने गुनगुना दिया तो आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि हाँ इसका अगला जो है ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा कविता जो है वो आपको बांधे रखती है। तो मुझे अच्छी लगी ये कविता, सतपुरा के घने जंगल। सन्नाटा है, गीत फरोज़ भी है, गीत फरोज़ कविता भी बहुत अच्छी है। श्री कृष्ण सरल मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण देश से प्यार शहीद, मुक्तिबोध का कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध की बेहतरीन रचना है मेरे अनुसार, मुझे अच्छी लगी। और शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग, रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला, मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं जो भी हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, उसे ज़रूर देख लीजिए आप लोग। और इकाई 10 देखते हैं। इकाई 10 में लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य के विषय में है। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएँ, ये आपका शायद मेरे ख्याल से आपका पेपर 1 में भी कवर हो सकता है, ये है ना, ये आपका पेपर 1 में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रमुख कवि और रचनाओं को छोड़ दें, बघेली का लोक साहित्य मैंने कहा था ना, इकाई 1 जो है पेपर 2 का वो आपका भाषा और साहित्य पे था, भाषा बोली साहित्य, भाषा के उदय पे और विकास पे था। तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है वो मध्य प्रदेश की भाषा और बोली को ज़्यादा प्रमुख करें वहाँ पे। तो ये आपका आ गया इसमें बुंदेलखंड का लोक साहित्य, प्रमुख कवि, बघेली जो वहाँ की बोली है, तो इसके विषय में आपको गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में। और पेपर के लिए आप लोग ज़रूर अपीयर कीजिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई कर लिया है, या फिर आप PhD में एनरोल होने की कोशिश कर रहे हैं या PhD में एनरोल हो चुके हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जो इस दायरे में आते हैं वो इसके लिए ज़रूर अपीयर कीजिए। और अगर आपका नेट है तो ज़रूर, नेट की तैयारी करने वाले नहीं, JRF की तैयारी करने वाले इसके लिए अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है और वो JRF के लिए अपीयर कर रहे हैं उनके लिए है ये। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो वहाँ पे नेट ऑप्शन में है, MP का सेट ऑप्शन में है और आपका PhD ऑप्शन में है। तो अगर आपने PhD क्वालिफाई किया है तो इट मीन्स आपका नेट भी होगा, तो उनके लिए है। और जिनका MP सेट है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपका नेट नहीं है, MP सेट है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और अपीयर ज़रूर कीजिए, ये एक सुनहरा मौका है, मुझे लगता है कि इसे गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि चीज़ें ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, वही थोड़ा जो कुछ नया है उसमें आपको थोड़ा बहुत है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार अपीयर करने से पैटर्न पता चल जाएगा, प्रोसेस पता चल जाएगा, किस तरीके से अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आपको खुद एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वक्त है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो फॉर्म की लास्ट डेट एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 31 जुलाई है। फॉर्म फ़ी 540 है और सीट डिटेल के विषय में मैं कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है। लेकिन
सीट शायद ज़्यादा है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि आप यूआर में काउंट होते हैं तो फिर उस हिसाब से फिर आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि एमपी वाले तो थोड़ा है कि उनका कास्ट वगैरह लग जाएगा तो फिर वो उस हिसाब से कर देंगे, लेकिन हमारे लिए शायद 50% सीट है टोटल सीट का, तो इस वजह से देखना पड़ेगा। जैसा भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगी। और अदर कोई नोटिफिकेशन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए, क्योंकि अब पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो इन सब नोटिफिकेशन को आप लोग भी ध्यान से देखिए कि अगर कहीं वैकेंसी निकल रही है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस फील्ड में आगे बढ़िए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। मैं फ़िलहाल किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मतलब यूट्यूब के अलावा। तो आप लोग जो बार बार पूछते हैं तो उसके लिए है, कमेंट सेक्शन में ही पूछिए, मैं सवालों को वहीं पर आंसर करूँगी, ठीक है।